नमस्कार, के न्यूज नेशनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। देखते हैं देश विदेश की अब तक की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पे। तालिबान दावा कर रहा है कि उसने पंजशीर में विद्रोह का खात्मा कर दिया और अब पूरे अफगानिस्तान पर उसका कब्जा। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद उनके परिवार ने शव दफनाने को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस पर आरोप लगाए। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में अंधविश्वास की एक घटना सामने आई। यहां जबेरा ब्लॉक के आदिवासी बहुल्य बनवा गांव में बारिश न होने पर टोटका किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिता नंद कुमार बघेल को रायपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा से मंगलवार दोपहर को गिरफ्तार किया है। और बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत की। खबरें विस्तार से देखें तो पंजशीर में तालिबान पर एयर अटैक हुआ है। तालिबान दावा करता रहा है कि उसने पंजशीर में विद्रोह का खात्मा कर दिया और अब पूरे अफगानिस्तान पर उसका कब्जा है। इसी बीच लोकल न्यूज़पेपर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पंजशीर में तालिबानी ठिकानों पर एयर अटैक हुआ। ये हमले अज्ञात सैन्य विमानों के लिए किए गए। इस हमले के बारे में और ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई। नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान के चीफ और अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने तालिबानी दावे को खारिज किया। मसूद ने कहा, पंजशीर पर पूरी तरह तालिबानियों का कब्जा नहीं हुआ। तालिबानियों के खिलाफ लड़ रही सेनाएं अजेय है और हम खून की आखिरी बूंद तक ये जंग लड़ेंगे। विद्रोही नेता बोले, असली जंग पाकिस्तान से है। अहमद मसूद ने भी कहा है कि पाकिस्तान वायुसेना लगातार हमले कर रही है ताकि तालिबान आगे बढ़ सके। अब हमारी असली लड़ाई पाकिस्तान से है क्योंकि पाकिस्तानी सेना आईएसआई तालिबानियों का जंग में नेतृत्व कर रही है। ईरान ने पंजशीर में तालिबान हमले की निंदा की। साथ ही कहा है कि तालिबान के हमलों में पाकिस्तान की भूमिका की जांच कर रहा है। एनआरएफ चीफ अहमद मसूद और नॉर्दर्न अलायंस के लीडर उमरा अल्लाह साहेल दोनों ही तालिबानियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। दोनों ही नेता इस वक्त ताजिकिस्तान में हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक दिन पहले सालेह के पंजशीर स्थित घर पर ड्रोन हमले किए। इसी के बाद सालेह को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। उनके कमांडर की इस हमले में जान चली गई थी। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद उनके परिवार ने शव दफनाने को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस पर आरोप लगाए। परिवार के लोगों का आरोप था कि उन्हें दफनाने से पहले गुल्स और दूसरी रस्में नहीं करने दी गई। पुलिस ने शव छीनकर परिवार के लोगों की गैर मौजूदगी में दफना दिया। इस मामले में पुलिस ने आज बयान जारी करके आरोपों का खंडन किया। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है, गिलानी के दोनों बेटों ने अपने पिता के दफनाने के लिए कब्रिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। इससे साफ जाहिर है कि अपने पिता के लिए प्रेम और सम्मान की बजाय वे पाकिस्तान के एजेंडे के प्रति अधिक वफादार है। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि गिलानी की मौत के तुरंत बाद कश्मीरी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के विजय कुमार, पुलिस अधीक्षक और सहायक पुलिस अधीक्षक ने गिलानी के दोनों बेटों से मुलाकात की। यह मुलाकात उनके हैदरपोरा स्थित आवास पर देर रात करीब 11 बजे हुई थी। पुलिस अधिकारियों ने उनके पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए रात में ही शव दफनाने की अपील की। गिलानी के दोनों बेटे पुलिस अधिकारियों की बात से असहमत हो गए और रिश्तेदारों के आने तक 2 घंटे इंतजार करने को कहा था। आईजीपी कश्मीर ने व्यक्तिगत रूप से कुछ रिश्तेदारों से बात की और ये सुनिश्चित किया कि गिलानी के घर तक सुरक्षित पहुंच सके। अंध आस्था की कुछ तस्वीरें मध्य प्रदेश से सामने आई। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में अंधविश्वास की एक घटना आज सामने आई है। यहाँ जबराना ब्लॉक के आदिवासी बहुमूल्य बनिया गांव में बारिश न होने पर टोटका किया गया। इसमें महिलाओं ने ही अपने घर की बच्चियों को बिना कपड़ों के गांव की गलियों में घुमाया है। महिलाओं का मानना है कि ऐसा करने से इतनी बारिश होती है कि माता की प्रतिमा का गोबर धुल जाता है। मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कलेक्टर
एस कृष्ण चेतन को नोटिस जारी कर 10 दिन के अंदर कार्यवाही के निर्देश भी तंत्र की ओर से दिए गए। आयोग ने कलेक्टर से बच्चियों का आयु प्रमाण पत्र, जांच रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी मांगे हैं। कलेक्टर ने जांच में तथ्य सामने आने के बाद कार्रवाई की बात कही है। बनिया गांव के लोग कम बारिश होने से परेशान थे। रविवार सुबह गांव की महिलाएं इकट्ठा हुई और 3 से 4 साल की बच्चियों को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में चक्कर लगवाया गया। ग्रामीणों ने बच्चियों से खैर माता को गोबर से ढंकवाया और अनाज कूटने वाले मसूर को उल्टा रखवा दिया गया। इसके बाद गांव की महिलाओं ने मंदिर में भजन कीर्तन किया। यहां भंडारे का आयोजन भी किया गया। वन समिति अध्यक्ष पवन सिंह ने बताया कि बारिश नहीं होने के कारण फसलें प्रभावित हो गई है, लोग पानी के लिए परेशान हैं, इसलिए गांव की महिलाओं ने यह टोटका किया। यह लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा मामला है। इस टोटके से किसी को कोई भी नुकसान नहीं, यह धार्मिक क्रिया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता को आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को रायपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा से मंगलवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें छत्तीसगढ़ लेकर आ रही है। यहां उन्हें जिला अदालत में पेश किया जाएगा। नंद कुमार बघेल पर ब्राह्मणों के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप है। उनके खिलाफ रायपुर के डीडी नगर थाने में केस दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक नंद कुमार बघेल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। नंद कुमार बघेल पर एक विशेष समाज के खिलाफ विवादास्पद बयान देने को लेकर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के मामला दर्ज है। पुलिस उन्हें मंगलवार सुबह रायपुर लेकर आई। मालूम हो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाने में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153 और 505 ए-बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। राजधानी रायपुर के एक वर्ग विशेष द्वारा लिखित शिकायत की गई कि नंद कुमार बघेल द्वारा वर्ग विशेष पर अमर्यादित टिप्पणी की गई, जिसके उनकी भावनाओं को आहत किया गया। शिकायत के आधार पर थाने में नंद कुमार बघेल के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की जानकारी देते हुए डीडी नगर थाना प्रभारी योगिता खापर्डे ने बताया कि 3 सितंबर को मामले में आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर 4 सितंबर की देर रात मामला दर्ज किया गया था। यूपी चुनाव में बीएसपी अब ब्राह्मण कार्ड चलाएगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत कर दी। मायावती ने स्पष्ट कर दिया कि चुनावी अभियान के केंद्र में ब्राह्मण ही होंगे। उन्होंने मंच से त्रिशूल लहराकर कहा कि हर विधानसभा में पार्टी 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ता बनाएगी। ब्राह्मण और सभी वर्गों के लोग 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मायावती का कहना है, अगले चुनाव में बीएसपी की जीत होती है तो इस बार फोकस प्रदेश की नई तस्वीर बनाने पर रहेगा, मूर्तियां और संग्रहालय बनाने पर नहीं। मायावती ने बीजेपी पर भी निशान साधा। कहा, ये लोग एक भाभी जी को लेकर घूम रहे हैं जो भाजपा के लिए माहौल बना रही है। भाजपा चाहे जितनी भाभीियों को लेकर घूमे, लेकिन उनको सरकार नहीं बनने वाली। हमने दलित आदिवासी समाज के संतों और गुरुओं का सम्मान किया। दूसरे वर्गों के लोग चाहते हैं कि उनके संतों और गुरुओं का सम्मान दिया जाए, उन्हें भी दिया जाएगा। भाजपा सरकार में किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन 3 काल कृषि कानून लाकर उन पर अत्याचार जरूर किया गया। किसानों के साथ बहुजन समाज पार्टी संसद के सड़क तक साथ खड़ी है। 500 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं। हरियाणा सरकार ने अत्याचार करते हुए किसानों पर लाठी चार्ज किया। बसपा सरकार में गन्ने का मूल्य 125 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति क्विंटल किया गया था। सपा सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल एक बार ही गन्ने का मूल्य बढ़ाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2022 के मद्देनजर एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असरुद्दीन ओवैसी अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे की शुरुआत करने के लिए मंगलवार को अयोध्या पहुंचने वाले हैं। हालांकि संतों सहित पूर्व मुस्लिम पक्षकार ने भी ओवैसी के दौरे पर रोक लगाने की मांग उठाई, लेकिन अयोध्या से पहले लखनऊ में हुई प्रेस वार्ता में ओवैसी ने चुनाव को लेकर अपना तख्त तेवर दिखाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की हालत बदतर है। इस बार हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। हमने 60 साल से सबको जिताया, अब हम जीतेंगे। हम चुनाव लड़ रहे हैं तो दूसरी पार्टियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हम जरूर चुनाव लड़ेंगे, किसी के गुलाम नहीं।
ओवैसी के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन अयोध्या में बाहुबली व पूर्व सांसद अतीक अहमद का परिवार AIMIM में शामिल हो गया। अतीक अहमद की पत्नी ने ओवैसी के सामने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसी दौरान अतीक की पत्नी शाइस्ता प्रवीण ने कहा कि ओवैसी दलित मुसलमान के बीच में काम करते हैं। ओवैसी ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर समाज, हर बिरादरी के लोग हैं, उसी तरह प्रदेश में मुसलमान का भी नाम हो। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान 5 लाख लोग बेघर हुए, उस समय समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को उनकी याद क्यों नहीं आई। हॉकी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित किए जाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले वकील से कहा कि आपका उद्देश्य अच्छा हो सकता है, लेकिन हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, ना ही इसके लिए आदेश दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि आप चाहे तो सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में महिला और पुरुष हॉकी टीम के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद हॉकी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित किए जाने की मांग उठने लगी है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका भी दाखिल की गई थी। याचिका दाखिल करने वाले वकील विशाल तिवारी ने मांग की थी कि एथलेटिक्स जैसे खेलों में सुविधाएं बढ़ाई जाए और हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित किया जाए। याचिका में कहा गया था कि हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में जाना तो जाता ही है, लेकिन उसे अभी तक आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया। हॉकी भारत का गौरव है जो अपनी पहचान खोता जा रहा है। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत मिलेंगे। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे और स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। देश विदेश की खबरों में आगे बढ़े तो फिर एक बार सुखबीर का गल पंजाब दी कार्यक्रम शुरू होगा। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद रद्द किए अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने गल पंजाब दी कार्यक्रम बुधवार से दोबारा शुरू होना है, मगर किसान संगठनों ने इस पर अपनी अनुमति नहीं दी, बल्कि सुखबीर को चेतावनी दी कि वह इस तरह से चुनाव रैलियां न करे। मोगा में हुए लाठीचार्ज और विरोध के बाद सुखबीर सिंह बादल ने इस कार्यक्रम को 6 दिन के लिए टाल दिया था। वहीं किसान संगठनों को बातचीत के लिए आह्वान के बावजूद भी बात नहीं होने के बाद अब शिरोमणि अकाली दल ने किसान संगठनों को पत्र लिखा। पार्टी के सीनियर नेता प्रेम सिंह चंद्रू मांजरा की तरफ से लिखे गए इस पत्र में किसान संघर्ष के दौरान किए गए सहयोग और कृषि कानूनों पर अपने स्टैंड संबंधित भी बताया गया है। पत्र में लिखा गया कि एनडीए का हिस्सा होते हुए उन्होंने कृषि बिलों को किसानों के पक्ष में करवाने, किसानों की सहमति से ही इसे लागू करने का दबाव उनके साथ गठबंधन में रही पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनाया था, मगर ऐसा नहीं हो सका, जिस कारण ही हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा ही नहीं दिया बल्कि उनका समर्थन भी छोड़ा है। चुनाव से पहले हर पार्टी को हक है कि वह अपनी बात लोगों तक पहुंचाए और उनकी बात सुने, मगर कुछ लोग सवालों के जवाब लेने की आड़ में हुल्लड़बाजी करते हैं और इसका नुकसान होता है। इसलिए किसान नेता सियद द्वारा बनाई 3 सदस्यीय कमेटी से बैठकर विचार विमर्श करे और हमसे जो सवाल करने हैं वह करे। इसके लिए समय तय कर ले और अपने संगठनों से भी सदस्यों का चुनाव कर ले। 100 करोड़ वसूली के केस में मुंबई के पूर्व कमिश्नर के खिलाफ जांच कर रही 1 सदस्यीय जांच टीम के प्रमुख और बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस कैलाश उत्तम चंद चांदीवाल ने परमवीर सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। कमीशन ने होमगार्ड के डीजीपी परमवीर को आदेश दिया है कि वो किसी सीनियर अधिकारी को इस वारंट को देने के लिए डेप्यूट करे। सिंह पर कई बार बुलाने के बावजूद जांच कमेटी के सामने पेश नहीं होने का आरोप है। कमेटी ने पिछले महीने परमवीर सिंह पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया। ये पैसे कोविड-19 के लिए बने मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाने के लिए कहा गया था। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए
100 करोड़ के वसूली के आरोप की न्यायिक जांच करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक सदस्यीय जांच समिति का गठन 30 मार्च को किया गया था। इसी मामले में 3 मई को जारी एक अधिसूचना में राज्य सरकार ने जांच समिति को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की। परमवीर सिंह की ओर से कमेटी के सामने पेश अधिवक्ता संजय जैन और अनुकूल सेठ ने 25 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान आयोग को सूचित किया था कि परमवीर सिंह ने समिति के अस्तित्व और समिति द्वारा उन्हें जारी किए गए समन्स को बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अभी लंबित है, इसलिए सुनवाई पूरी होने तक परमवीर की पेशी को टाल देना चाहिए। महाराष्ट्र के लिए फिर से मुसीबत बरसात बन सकती है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग की ओर से जताई गई। इन जिलों में ठाणे, पालघर, रायगढ़, मुंबई भी शामिल है। इससे पहले बरसात के बाद हुई तबाही को देखते हुए सभी जिलों में एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया। मौसम विभाग के मुताबिक विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसकी दिशा उत्तर पश्चिम होने के कारण इसका प्रभाव पूरे महाराष्ट्र पे होगा। इसका सबसे ज्यादा असर उत्तरी कोंकण में होगा। आईएमडी के अनुसार महाराष्ट्र के जलगांव, औरंगाबाद, बुलढाना, जालना, अकोला, यवतमाल, अमरावती सहित विदर्भ के निचले इलाकों में भारी बारिश होने के कारण दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। इससे पहले राज्य के बीड़ में भारी बारिश होने के कारण मजलगांव बांध में पानी की मात्रा भंडारण क्षमता के 100% तक पहुंच गई। इसके बाद सोमवार को पानी के प्रवाह को देखते हुए एहतियातन 10 गेट खोल दिए गए। नमाज के लिए झारखंड विधानसभा में कमरे की अलॉटमेंट पर अब विवाद जारी। झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए अलग कमरे पर सियासत मंगलवार को भी जारी रही। सोमवार को बीजेपी विधायकों ने भजन कीर्तन किया तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसी दौरान सभी ने गले में जय श्री राम का पट्टा भी बांधा था। बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विधानसभा को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। पार्टी के चीफ व्हिप विरंची नारायण ने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर है, हम भी चाहते हैं कि यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ न हो, लेकिन जब स्पीकर सरकार के इशारे पर यहाँ नमाज अदा करवा सकते हैं तो हमें भी यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। इस मामले पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा, विपक्ष को हनुमान जी सद्बुद्धि, बल और विद्या भी दें। भाजपा विधायक बता दे कि हनुमान चालीसा का पाठ कब और किस रूप में किया जाता है। 2 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर विधानसभा में नमाज के लिए कमरा नंबर TW 338 अलॉट किया गया। इसी के बाद ही भाजपा विधायक पूजा के लिए भी अलग कमरे की मांग कर रहे हैं। भारत ने कोविड-19 वैक्सीनेशन में एक और कीर्तिमान हासिल किया। मंगलवार 7 सितंबर को कोविड-19 बीमारी के खिलाफ देश की आबादी को टीका लगाने की अपनी यात्रा में एक और कीर्तिमान भारत ने हासिल किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश ने अब तक 70 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी गई। मंत्री ने कहा कि इनमें से 10 करोड़ से अधिक खुराक केवल पिछले 13 दिनों में दी गई। बीते दिन ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत हर दिन रिकॉर्ड 1.25 करोड़ कोविड वैक्सीन खुराक लगा रहा है। पीएम ने बताया था कि यह आंकड़ा एक साथ कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए भारत के टीकाकरण कार्यक्रम को प्रगति पर एक ग्राफिक साझा किया। इसमें बताया गया कि जनवरी में देश में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने के बाद देश में पहले 100 करोड़ लोगों को टीका लगाने में भारत को 85 दिन लगे। वैक्सीन के अगले 10 करोड़ डोज देने में 42 दिन लगे। 29 दिन में 20 से 30 करोड़ और 24 दिन में 30 से 40 करोड़, 40 से 50 करोड़ में 20 दिन लगे। 50 से 60 करोड़ खुराक देने में 19 दिन लगे। केवल 13 दिनों में अब तक की सबसे तेज 60 से 70 करोड़ की वैक्सीन लगाई गई। पीएम मोदी ने बताया, भारत आज एक दिन में 1.25 करोड़ टीके लगाकर रिकॉर्ड बना रहा है। जितने टीके भारत आज एक दिन में लगा रहा है वो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। भारत के टीकाकरण अभियान की सफलता प्रत्येक भारतवासी के परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है।
बचपन में जंगल से लकड़ियां उठाकर लाने वाली मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में 202 किलो वजन उठाया। उन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। जीत के बाद एक इंटरव्यू में मीराबाई ने कहा कि घर लौटने के बाद वो पिज्जा खाना चाहती है। डोमिनोज ने इस पर फौरन प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें पूरी जिंदगी फ्री पिज्जा देने का वादा किया। लौटने पर डोमिनोज ने सिर्फ पिज्जा भिजवाया नहीं बल्कि चानू के साथ एक कमर्शियल डील भी की है। ब्रांड्स की तवज्जो पाने वाली मीराबाई चानू अकेली ओलंपिक्स मेडलिस्ट नहीं है। नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, पीवी सिंधु, रवि दहिया और अन्य मेडलिस्ट को दर्जनों ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू में 10 गुना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नीरज को मैनेज करने वाली फर्म JSW के CEO मुस्तफा घोष का कहना है कि बढ़ोतरी उनके मेल और नॉन क्रिटिक अचीवमेंट की वजह से हुई। अभी तक मार्केट में या तो क्रिकेटरों का दबदबा था या पीवी सिंधु, मैरी कॉम और सानिया मिर्जा जैसी महिला एथलीट्स का। नीरज ने इस धारणा को तोड़ा है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि नीरज की सालाना ब्रांड एंडोर्समेंट फीस करीब 2.5 करोड़ रुपए है। ओलंपिक्स के पहले जो 20 से 30 लाख रुपए होती थी। टोक्यो ओलंपिक्स के पहले भी पीवी सिंधु कई ब्रांड्स की फेवरेट रही। सिंधु को मैनेज करने वाली कंपनी बेसलाइन वेंचर्स के यशवंत बियाला के मुताबिक कई नई ब्रांड्स ने सिंधु को अप्रोच किया और कम से कम 2 से 3 साल का करार करना चाहते हैं। सिंधु एकलौती भारतीय महिला है जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते। उनकी सालाना एंडोर्समेंट फीस में 60 से 17% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। साल 2019 में हैदराबाद का गैंगरेप काफी सुर्खियों में रहा, जिसमें पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए देश के लाखों लोगों ने आवाज उठाई। इन लोगों में सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन जैसे कई बड़े सितारे भी शामिल थे। इसी दौरान कई लोगों ने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें भी शेयर की थी। अब रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर बॉलीवुड एक्टर्स के अलावा 38 सेप्स पर केस दर्ज किया गया। दिल्ली के वकील गौरव गुलाटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इनमें बॉलीवुड स्टार्स के अलावा टॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेटर्स और आरती भी शामिल है। गौरव का कहना है कि इन सितारों को जनता के लिए मिसाल बनना चाहिए और ये खुद कानून को दरकिनार करते हुए रेप पीड़िता की पहचान उजागर कर रहे हैं। इन सभी सेलेब्स को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। 28 नवंबर 2019 की रात हैदराबाद में एक वेटरनरी डॉक्टर का अपहरण किया गया। 4 आरोपियों ने पीड़िता के साथ गैंगरेप किया, फिर उसे जला दिया था। इस केस ने पूरे देश को हिला कर दिया था। घटना के 2 दिन के भीतर ही आरोपियों को पकड़ लिया गया था। पुलिस ने सीन रिक्रिएशन के दौरान भागने की कोशिश करते हुए सारे आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया। इस पूरे केस को दिशा रेप केस का नाम दिया गया था। इसी मामले में सेल्ब्स ने ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने रेप पीड़िता की पहचान उजागर कर दी थी। अभिनेता रजत बेदी के खिलाफ मुंबई के DN नगर पुलिस स्टेशन में एक शख्स को अपनी गाड़ी से टक्कर मारने का केस दर्ज हुआ है। वारदात शहर के अंधेरी इलाके में हुई। DN नगर पुलिस स्टेशन में मिली जानकारी के अनुसार एक्टर ने ही घायल हुए शख्स को मुंबई के कपूर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उनकी कार से ही शख्स घायल हुआ। फिलहाल पीड़ित हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका इलाज जारी है। रजत के खिलाफ पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 279 और 338 के तहत मामला दर्ज हुआ। अभिनेता ने पुलिस को बताया जो शख्स घायल हुआ वह नशे में धुत था और गलती से उसकी गाड़ी के आगे आ गया। वह कम करने और घर लौट रहा था। चलते ट्रैफिक के बीच रोड क्रॉस करते हुए हादसे का शिकार हो गया। कार से टकराने के बाद उसने सिर एवं कमर में चोट लगी। रजत ने उसके हर संभव इलाज का पूरा खर्च उठाने का भी वादा किया। पीड़ित की पत्नी ने भी इस बात को माना कि उसका पति नशे में धुत था जब हादसा हुआ। उसने कहा यह दुर्घटना तब हुई थी जब मेरे पति शाम 6:30 बजे लौट रहे थे और कार रजत बेदी चला रहे थे। मेरे पति को टक्कर लगी। इसके बाद वे गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोटें आई थी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।